एपिसोड 17। कहाँ छुआ उसने तुम्हें। दुआ के गले लगते ही शौर्य के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। शौर्य उसे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था, पर साथ ही दुआ के आंसू उसे तड़पा रहे थे। शौर्य ने अपने दोनों हाथ दुआ की कमर पर बांधते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। शौर्य की बाहें दुआ को महसूस करती कि इससे पहले ही दुआ वापस से उससे एक झटके से अलग हो गई। जैसे ही दुआ ने शौर्य के हाथ को अपनी कमर पर महसूस किया, वो उसे से अलग हो गई। सॉरी, हम दुआ को बीच के रोकते हुए शौर्य ने कहा। इट्स ओके। अब तुम बताओगी हुआ क्या है। दुआ खामोश खड़ी थी। शौर्य के पेशेंस का आज दुआ अच्छा खासा टेस्ट ले रही थी। शौर्य ने कहा, बोलो दुआ, बात क्या है। शौर्य के इतनी बार पूछने पर दुआ ने भीगी आंखों से उसे देखा। शौर्य ने अपना रुमाल दुआ को दिया। दुआ ने अपने आंसू पोंछे और धीमे लहजे में सब बता दिया। जैसे जैसे दुआ बोलती जा रही थी, शौर्य की मुट्ठी कसती जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद किया हुआ था कि उसकी हाथों की नसें उभर गई थी। कहाँ छुआ उसने तुम्हें। शौर्य ने बहुत कोशिश की थी दुआ के सामने शांत रहने की, पर दुआ ने शौर्य के चेहरे पर गुस्से के भाव देख लिए थे। उसकी आंखों में भी गुस्सा भरा था। शौर्य को गुस्से में देखकर दुआ डर गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखने की। दुआ ने नजरें नीची करते हुए कहा, वेस्ट लाइन। शौर्य ने सुनते ही अपनी आंखें बंद की और कहा, अपने कैबिन में जाओ। दुआ जाने लगी, तभी शौर्य ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, तुम उस लिफ्ट को यूज नहीं करोगी अब से। दुआ शौर्य की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर चली गई। दुआ के जाते ही शौर्य ने एक पंच जोर से दीवार पर मारा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अब उस आदमी को जिंदा जला देगा। शौर्य चेयर पर बैठा और अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ा दी। उसके पास एक्सेस था तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। शौर्य 2 बार सीसीटीवी फुटेज देख चुका था, पर उसे अभी वो लड़के नहीं मिले जिसने दुआ को बुरी नियत से छुआ था। शौर्य तीसरी बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लिफ्ट की लाइट बंद होने के बाद जब दोबारा लाइट आई तो दुआ के चेहरे पर तनाव था। वो इधर उधर नजरें घुमा कर देख रही थी। सभी अपनी जगह खड़े थे। शौर्य बहुत ध्यान से इस बार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। जब लिफ्ट 15 फ्लोर पर रुकी तो उसमें से 2 लड़के बाहर आए। उन लड़कों की एक्टिविटी देखकर शौर्य ने वीडियो पॉज कर दिया। वो दोनों लड़के लिफ्ट से बाहर आकर एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। दोनों के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, जिसे देख शौर्य समझ गया दुआ के साथ गलत इन दोनों ने ही किया है। राज काफी देर पहले ही शौर्य के कैबिन में आ गया था। शौर्य के चेहरे पर गुस्सा देखकर और उसे इस तरह लैपटॉप में डूबा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई वो शौर्य को डिस्टर्ब करें। शौर्य ने लैपटॉप की स्क्रीन को राज की तरफ करते हुए कहा, ये दोनों मुझे चाहिए। राज ने उन दोनों लड़कों को देखा और कहा, तुझे ये क्यों चाहिए। शौर्य ने रूड होते हुए कहा, जितना कहा है उतना कर। राज ने शौर्य के गुस्से को भांपते हुए आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो दोनों लड़के शौर्य के कैबिन में थे। शौर्य अपने दोनों हाथ बांधे डेस्क से टिक कर खड़ा उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दोनों लड़के शौर्य के सामने नजरें नीची किए खड़े थे। शौर्य की गुस्से की गर्मी दोनों को ही महसूस हो रही थी। राज दुआ को लेकर शौर्य के कैबिन में आया। दुआ ने उन दोनों लड़कों को देखा, फिर शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने दुआ की सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा, ये वही है। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने दोनों लड़कों को गुस्से से देखा। जैसे ही दोनों लड़कों ने दुआ को देखा वो समझ यहाँ उन्हें क्यों लाया गया है। एक लड़के ने दूसरे लड़के की तरफ इशारे करते हुए जल्दी से कहा, सर वो मैंने नहीं किया, इसने किया। शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही दुआ ने कहा, लड़की पब्लिक प्लेस में है, इसका मतलब ये नहीं कि को वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। उसे जब चाहें जहां चाहें छू सकते हैं आप लोगों की इन्हीं घटिया हरकत की वजह से हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है। सिचुएशन कैसी भी हो, हमें ही सभी सिचुएशन में गलत समझा जाता है।
हमें हमारे सपनों को सेक्रीफाइज करना पड़ता है। आप जैसे लोगों की वजह से। दुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। शौर्य बहुत ध्यान से दुआ को देख रहा था। उसकी कहीं एक एक बात शौर्य के कान में गूंज रही थी। दुआ ने आगे बढ़ उन्हें थप्पड़ मारना चाहा, पर उसने अपने हाथों को हवा में ही रोक लिया और कहा, आप लोगों को छूकर हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। दुआ ने गुस्से से उन दोनों को देखा और अपनी बात कहकर बिना एक पल की देरी किए चली गई। राज को अब समझ आ गया मसला क्या है। सारी बातें समझते हुए राज ने कहा, क्या करना है इनका? शौर्य ने गुस्से में दोनों को घूरते हुए कहा, दुआ ने इन्हें माफ किया है, मैंने नहीं। राज समझ गया शौर्य क्या कहना चाहता है। राज ने कैबिन का डोर बंद कर दिया। शौर्य सधे कदमों से दोनों के पास आया और उस लड़के की हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों फंसाकर उन्हें उल्टी तरफ मोड़ दिया। उस लड़के की दर्द भरी चीख कैबिन में गूंज गई। दूसरा लड़का तो ये देखकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। शौर्य ने उस लड़के की हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी चीज को कोई और छुए बुरी नियत से, वो उसकी थी, उसके अलावा कोई और उसे कैसे छू सकता था? वो लड़का अपने उस हाथ को पकड़े नीचे गिरा, दर्द में तड़प रहा था। शौर्य ने उसे देखते हुए राज से कहा, ले जाओ इसे और अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। उनके जाने के बाद शौर्य अपनी कैबिन से अटैच बालकनी में आया और दिल्ली शहर को अपनी काली भूरी आंखों से देखते हुए एक सिगरेट को अपने होठों के बीच रख लिया। सिगरेट के कस लेते हुए शौर्य ने खुद से कहा, तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। जो भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करेगा या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। सिगरेट खत्म कर शौर्य कैबिन में आया और इंटरकॉम से दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। दुआ, जिसके चेहरे की चमक आज गायब थी और उदासी ने अपना पहरा डाला हुआ था, वो बुझे मन से शौर्य के कैबिन में आई और उसके सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने दुआ पर अपनी एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, इफ यू फील नॉट गुड सो यू टेक ऑफ टुडे। दुआ ने अपनी झुकी नजरों को ऊपर उठाया और कहा, नो सर, आई एम। दुआ ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी आंखें शौर्य की उस हाथ पर गई जिस हाथ से खून बह रहा था। सर, ये कैसे हुआ? कहते हुए दुआ शौर्य के पास आई और शौर्य के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसकी चोट को देखने लगी। मैं ठीक हूँ, शौर्य ने कहा। इतना खून निकल रहा है और आप कह रहे हैं आप ठीक है। आप बताइए, फर्स्ट एड कहा है? दुआ के पूछने पर शौर्य ने एक ड्रॉ की तरफ इशारा कर दिया। शौर्य दुआ के घबराए चेहरे को देख रहा था जिस पर एक दर्द दिख रहा था। क्या दर्द मेरे लिए है? शौर्य ने मन में ही खुद से सवाल किया। दुआ शौर्य की चोट को साफ कर उस पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, थोड़ा जलेगा पर आप बर्दाश्त कर लेना। कहते हुए दुआ शौर्य की चोट पर ऑइंटमेंट लगाते हुए फूंकने लगी। शौर्य तो दुआ को देखने में इतना खो गया था कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, दुआ की फूंक उसके जलते सीने पर ठंडी बर्फ का काम कर रही थी। शौर्य की चोट पर ड्रेसिंग कर दुआ ने शौर्य को देखते हुए कहा, आज आप कोई काम नहीं करेंगे इस हाथ से? पर मैं खाना कैसे खाऊंगा? शौर्य ने पूछा। शौर्य के राइट हैंड में चोट लगी थी क्योंकि उसने राइट हैंड का पंच बनाकर दीवार पर मारा था। दुआ ने सोचते हुए कहा, बात तो सही है आपकी। हाँ राज सर आपको खाना खिला देंगे। वो ऑफिस में नहीं है, किसी काम से बाहर गया है, शौर्य ने कहा और दुआ के जवाब का इंतजार करने लगा। दुआ ने कहा, आपका लंच कहाँ है? शौर्य का लंच हर रोज मीरा अपने हाथों से बनाकर ड्राइवर के हाथों भेजती थी। शौर्य ने इशारा किया तो दुआ शौर्य का लंच बॉक्स ले आई। दुआ ने अपने हाथों से शौर्य की प्लेट लगाई। शौर्य की आंखें तो बस दुआ को ही देख रही थी। दुआ ने चम्मच में खाना लेकर शौर्य के मुंह की तरफ बढ़ाया। शौर्य ने दुआ से कहा, आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? शौर्य की बातों पर दुआ ने कहा, हमारे पापा कहते हैं अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए, हम पीछे नहीं हट सकते। शौर्य धीरे से मुस्कुराया।
दुआ ने शौर्य को मुस्कुराते देख चौंकते हुए कहा, आप हंसते भी है, आपको स्माइल करना आता है। एपिसोड 18, शौर्य और दुआ की बातें। शौर्य को मुस्कुराते देखकर दुआ ने अपनी दोनों कंजी आंखों को बढ़ाकर अपनी बड़ी बड़ी काली घने पलकों को झपकाते हुए हैरानी से कहा, सर आप हंसते भी है, आपको स्माइल करना आता है। शौर्य दुआ की बातें सुना और उसके रिएक्शन को देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, दुआ मैं भी तुम्हारे ही तरह एक इंसान हूँ, तुमने मुझे एलियन समझा है क्या? नहीं सर, हम तो इसलिए कह रहे थे जब से हमने आपको देखा आप सीरियस लुक में ही रहते थे। आज पहली बार आपको स्माइल करते देखा है। दुआ ने कहा। दुआ अब शौर्य के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो अब आराम से बिना डरे किसी झिझक के शौर्य से बात कर रही थी। दोनों बातें कर रहे थे और शौर्य बड़े ध्यान से दुआ के चेहरे को देख रहा था। दुआ ने शौर्य को लास्ट बाइट खिलाई और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ दुआ। लंच बॉक्स को साइड में रखते हुए दुआ ने कहा, सर अब हम चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। दुआ के जाने के बाद शौर्य ने अपने उस हाथ को देखा जिसे दुआ ने अपने दोनों हाथों से थामा हुआ था। उसने फिर से स्माइल किया। दुआ जब कैंटीन पहुंची तो ऋषि और मोहित ज्यादा काम होने की वजह से लंच करके जा चुके थे। आयशा और ईशा दोनों ही दुआ के आने का वेट कर रही थी। दुआ ने उन्हें मैसेज करके बता दिया था वो लेट हो जाएगी आने में। दुआ जब आई तो दोनों बातें ही कर रही थी। तीनों ने साथ में लंच किया और कुछ टाइम साथ में स्पेंड किया। तुम्हें ये लड़का हैंडसम लग रहा? लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, शायद तुमने शौर्य सर को नहीं देखा इसलिए तुम्हें ये हैंडसम लग रहा है। जिस दिन तुम शौर्य सर को देखोगी, दुनिया के सारे लड़के तुम्हें एवरेज लगेंगे। पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, क्या लुक्स है उनके, वो तो अपने लुक्स से सुपरस्टार को भी फेल कर दें। सांवला रंग है उनका पर फिर भी कयामत लगते हैं। दूसरी लड़की ने फिर से कहा। तो पहली लड़की ने क्यूरियस होते हुए कहा, यार तुमने इतनी तारीफ कर दी है शौर्य सर की, अब तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, शौर्य सर को देखना इतना आसान नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा। दुआ की टेबल के पीछे बैठी वो दोनों लड़की अपनी बातों में मगन थी, पर दुआ उन दोनों की बातों से परेशान हो गई। उसने झुंझलाते हुए कहा, सबको शौर्य सर इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? मानते हैं हम वो एक अच्छे इंसान है, पर वो सभी लड़कियों के गॉसिप का टॉपिक क्यों बने रहते हैं? मेरी जान, लगता है तूने शौर्य सर को सही से नहीं देखा, तभी ऐसा बोल रही है। शौर्य सर यहाँ की नहीं, सभी लड़कियों के लिए गॉसिप का टॉपिक है। अपनी गुड लुक्स और यूनिक पर्सनेलिटी की वजह से। तुझे अंदाजा भी है शौर्य सर के पीछे कितनी ही लड़कियां पागल है? आयशा ने आंखों में चमक लिए कहा, तू तो सर की सेक्रेटरी है यार, तब भी तूने उन्हें ढंग से देखा तक नहीं? ईशा ने पूछा। दोनों की बातों का दुआ के पास कोई जवाब नहीं था। दुआ उठी और रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोली, 0.5 हम जा रहे हैं, लंच टाइम ओवर हो गया है। दुआ के साथ वो दोनों भी चली गई। शौर्य के बुलाने पर दुआ उसके कैबिन में गई। शौर्य दुआ से काम करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो उसे अपने पास रखना चाहता था। पर राज की बातों को याद करते हुए शौर्य ना चाहते हुए भी काम करने के लिए दुआ को अपने कैबिन में बुलाया। दुआ के सामने फाइल को रखते हुए शौर्य ने कहा, क्या तुम इस फाइल को 30 मिनट में कंप्लीट कर सकती हो? फाइल को एक नज़र देखते हुए दुआ ने कहा, ओके सर, हम इसे अभी कंप्लीट करके लाते हैं। दुआ को उठता देख उसे रोकते हुए शौर्य ने कहा, तुम इसे यहीं बैठकर कंप्लीट करो। दुआ ने रोके कहा और वहीं बैठकर काम करने लगी। शौर्य भी अपने लैपटॉप में पूरी तरह डूब गया। शौर्य की नजरें बीच बीच में दुआ को देख लेती, पर दुआ वो तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रही थी। फोन की रिंग ने दोनों का ही ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शौर्य फोन लेकर बालकनी में चला गया और कॉल रिसीव कर बातें करने लगा।
दुआ ने फोन पर बात कर रहे शौर्य को देखा तो उसे कुछ याद आया। उसके कानों में उन दोनों लड़कियों की और ईशा और आयशा की कहीं बातें गूंजने लगीं। उन लोगों की बातों को याद कर दुआ शौर्य को ध्यान से देखने लगी। इस दौरान उसकी दो खूबसूरत कंजी आंखें शौर्य को नीचे से ऊपर तक देख रही थी। हाथ में पकड़े पेन को होठों पर रख लिया। दुआ की आंखें शौर्य को स्कैन कर रही। शौर्य की शर्ट की स्लीव्स जो उसकी कोहनी तक फोल्ड थे, शौर्य ब्लैक शर्ट में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शर्ट की फिटिंग से उसकी मस्कुलर चेस्ट और टाइट वेस्ट झलक रही थी। दुआ की नजर अब शौर्य के चेहरे पर थी। शौर्य का फेस कट उसे अट्रैक्टिव लुक देता था। तीखी नैन नक्श उसे किलर बनाते थे। शौर्य को आज इतनी डीपली देखते हुए दुआ के होठों पर स्माइल थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, दोनों ने सही कहा था, शौर्य सर है तो बहुत हैंडसम। फिर अगले ही पल खुद को डांटते हुए बोली, दुआ ये क्या कर रही हो? वो बॉस है तुम्हारे, तुम उन्हें ऐसे कैसे देख सकती हो? दुआ ने शौर्य से अपनी नजरें हटाई और काम करने लगीं। रईस जदा पैलेस में सुनैना सैम ने अपना बैग पैक कर लिया था जाने के लिए। सुनैना अपना बैग लेकर हॉल में आई। मीरा ने सुनैना के हाथ में बैग देखकर मीरा ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? आंटी जी मैं घर जा रही हूँ अपने। सुनैना ने रुडली कहा, पर क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। मीरा की बातों पर सैम ने कहा, नहीं आंटी जी ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए सैम ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मीरा ने उसे रोकते हुए कहा, राधिका रोकना। सुनैना को क्या हो गया? इस लड़की को क्यों जा रही है इस तरह? जाएगी नहीं तो और क्या करेगी? भाभी बेचारी का दिल जो टूटा है। वो शौर्य को कितना पसंद करती है हम सब जानते हैं। शौर्य ने एक बार भी नहाई ना हलो सीधा इग्नोर कर दिया। अब ऐसे में सुनैना यहाँ रुककर करेगी भी? आप ही बताइए भाभी, राधिका ने मीरा से कहा। मीरा ने सुनैना को रोकते हुए कहा, बेटा मैं शौर्य से बात करूंगी, वो आगे से तुम्हें ऐसे इग्नोर नहीं करेगा। तुम तो जानती हो न शौर्य का बिहेवियर, वो लड़कियों से कितना दूर रहता है। मीरा की बातें सुनकर सुनैना के बाहर जाते कदम रुक गए। सुनैना ने मीरा के पीछे खड़ी राधिका को आंखों से इशारे कर कुछ कहा। राधिका ने मीरा से कहा, भाभी मैं क्या कहती हूँ, आप शौर्य के ऑफिस में सुनैना को कोई काम क्यों नहीं दिलवा देती? दोनों साथ रहेंगे तो शायद दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाए। राधिका की बातों पर मीरा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं शौर्य से बात करती हूँ इस बारे में, तुम दोनों साथ रहोगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। मीरा के जाने के बाद राधिका ने सैम से कहा, तो कैसा लगा प्लान? सैम ने खुश होते हुए कहा, यू आर ऑसम आंटी, तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें इस पैलेस की बहू बनाती हूँ। राधिका ने कहा और दोनों हंसने लगीं। इधर अपने रूम में लेटी दुआ अपना फोन यूज कर रही थी जब आरव उसके रूम आया। दुआ के बगल लेटते हुए आरव ने कहा, तो कैसा था आज का दिन आपका ऑफिस में? दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने फिर से पूछा, आपको याद है 2 दिन बाद क्या है? तुम भूल सकते हो हम नहीं? हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। दुआ ने फोन में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, आप गिफ्ट क्या देने वाली है अम्मी अब्बू को? आरव ने फिर से सवाल किया तो दुआ ने कहा, काश हमारी सैलरी मिल जाती हमें तो हम अम्मी अब्बू के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट के आते, पर अभी तो हमें ज्वाइन किए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हमारी पॉकेट मनी से हमने जो सेविंग की है वो कुछ खास नहीं है। सेविंग तो हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। आरव ने कहा और सोचने लगा, क्यों ना हम दोनों अपनी सेविंग मिलाकर उनके लिए कुछ अच्छा ले आते हैं। आरव की बातों पर दुआ ने सोचते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है आरव, पर हम लेंगे क्या? दोनों सोचने लगे। तभी दुआ को कुछ याद आया और वो उठकर अपने कबर्ड को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगी। दुआ जब पीछे मुड़ी तो उसके साथ में 2 गुल्लक थे। आरव की आंखें गुल्लक को देखकर चमक गई। उसने जल्दी से उठकर रूम को अंदर से लॉक किया और कहा,
वाओ आपा गुल्लक, इसमें तो काफी सारे पैसे होंगे। जितना हम सोच रहे हैं, अगर उतने पैसे इकट्ठे हो गए तो तुम देखना, इस बार का गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट होगा उनके लिए। दोनों भाई बहन बेड पर बैठे गुल्लक से निकाले गए पैसों को गिनने लग गए। इधर शौर्य के कहने पर राज ने उस लड़के की अच्छी खातिरदारी की थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था वो कभी भी मर सकता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। राज ने अनमय से कहा, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर और उसका हिसाब कर दे। दोबारा ये शौर्य को दिखना भी नहीं चाहिए, वरना वो इसकी जान ले लेगा।